सेरिब्रल जो है एडीमा वो थोड़ा डेंजरस है, उसमें ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस रहते हैं एंड देन फेटल भी होता है वो। तो उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सोचेंगे डायामॉक्स 2 खा लेंगे ठीक हो जाएगा, डायामॉक्स का असर बहुत कम होता है। यू नीड मेडिकल हेल्प। तो एक लोकल पुलिसमैन ने देखा कि एक चीज़ घूम रही है। अच्छा, किसी को नहीं मालूम था राफ्ट होती क्या है। हाँ। तो उन्हें बोला जी कौन सी राफ्ट कहाँ पर है। उसने बोला जी ये रही राफ्ट, हम्म, और उसको राफ्ट कहते हैं। उन्होंने बोला वो कहाँ की वो किश्ती, वो कह रही वो ये रही। हम्म। तो जिस लोकल आदमी ने देखा उसने देखा ही बड़ा अच्छा सा फैब्रिक है, उसने उसको काट के उसने अपना टेंट बनाया और खेत में लगा दिया कि ये मेरे लिए बढ़िया है रेस्ट करने के लिए, अपने खेतों को देखने के लिए। जब आप ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं देन यू नीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। राइट। वो पफ वाला जब भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यू नो अगेन यू नीड मोर ऑक्सीजन एंड देन इट्स इवन वर्स कंडीशन। लेकिन आपको चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पहाड़ों में। तो जस्ट गो स्लो, टेक इट ईजी। वहाँ पर माचो बनने की ज़रूरत नहीं है, रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो जाए। तो देवेंद्र जी, जब हम पत्थर साहब की साइट सीइंग के बाद में आगे निकलते हैं तो घंटा सवा लगता है पहुंचने में, और शायद आजकल और भी कम लगता होगा। हाँ, अब तो रोड्स बहुत ही अच्छी बन गई हैं। बिल्कुल। और ले पहुंचते हैं तो उस शाम को करने को वहाँ पर क्या रहता है, और क्या एडवाइस है आपकी कि उस शाम को, क्योंकि टाइम लिमिटेड ही रहेगा, आप कारगिल से आ रहे हैं तो अराउंड नियरिंग इवनिंग 3-4 बजे के ऊपर पास ही आप पहुँचेंगे। सी उस वक्त जब शुरू की बात है, जब लद्दाख खुला तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ थी। लेकिन जो ले बाज़ार था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। यू नो द बिल्डिंग्स वर स्टिल इन ओल्ड मड हाउस स्टाइल, बहुत ज़्यादा पेंटेड भी नहीं होती थी, स्टिल विद ब्राउन रस्टिक कलर्स। और सामने जो बड़ी मॉस्क थी मस्जिद, और वहाँ तक कि एल शेप में मार्केट है, और आप उसमें वॉक करें, आपको लोकल यू नो द हैंडीक्राफ्ट्स वर अवेलेबल। और उस वक्त तो सामने बनाते भी थे, एक गली है पीछे, वहाँ तो आप देख भी सकते हैं कैसे बना रहे थे। अब तो नहीं, अब तो हट गए वहाँ से। और आपका जो लोकल जो पश्मीना होता था, पश्मीना भी वहाँ बेचा जाता था। तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। यू नो यू कुड जस्ट सिट डाउन टू गो एंड सी द लोकल बेकरी जहाँ पर वो लोकल रोटी बनती है। वन ऑफ द बेकरीज ओवर देयर स्टिल इज वेरी फेमस ओवर देयर। हाँ, मतलब अभी भी कोने में जहाँ पर वो आपका थोड़ा जो आपका ले पैलेस है उस वाली जो गली के अंदर आज भी वहाँ बेकरी हैं, गुरुद्वारे की साइड में बेकरीज हैं। तो वो लोकल रोटी जो खाते हैं, तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था वो वॉच करना उसको। एंड ओवरऑल बेसिकली अगर आप जैसे कैमरे के फ्रेम से देखें तो आपको लगता है कि हर फ्रेम के अंदर एक अपनी एक अजूबी पिक्चर थी। और एक ट्रेडिशन था लद्दाख में उस वक़्त में, हर आदमी या औरत अपने ट्रेडिशनल गो में और गोंचा में, मतलब उसमें होते थे। पेरक, लेडीज़ पेरक पहनती थी जिसमें वो आपके टर्कोइज स्टोन्स लगे होते हैं और उसके ऊपर में आपका कॉरल लगे होते हैं। दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यू विल सी द मैन वेयरिंग द ट्रेडिशनल शूज़, हाथ में प्रेयर व्हील यू नो लेके। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग। अगर आप उस टाइम के जो ट्रैवल फोटोग्राफर्स ने जो ट्रैवल किया है इन द लेट 70s एंड 80s तक का पूरा, अब उनकी जो बुक पब्लिश्ड है आप उसमें देखेंगे वो पुरानी वाली पिक्चरें बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ले सारा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। किसी भी एंगल पे खड़े हो जाइए आपको एक पिक्चर पोस्ट कार्ड आ ही जाएगी पिक्चर वो। हाँ, बस फोटोग्राफर अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। और अगर एक अच्छी नहीं आई, थोड़ी देर आगे जाओगे तो शायद आपको उससे बेटर उससे भी मिलेगी, बेटर पिक्चर मिलेगी। क्योंकि चारों तरफ जी ब्यूटी के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, होटल भी बहुत कम थे। हाँ, होटल भी कम गिने चुने 5-7 होटल थे उसमें। जो आपका जैसे लारिमो है, कंगलाचन है, ओमासिला पायनियर्स है, ऑफ द दे वर द पायनियर्स। यू नो स्नो व्यू गेस्ट हाउस भी शुरू हो गया था, काराकोरम था, ग्लेशियर व्यू था। ये सारे होटल थे उस टाइम के। यू नो और बेसिक फैसिलिटीज, वेरी नीट एंड क्लीन। वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी हॉस्पिटेबल। सबसे बड़ी बात थी हॉस्पिटैलिटी। ऐसे मतलब हाथ फैला के, मतलब हाथ इस तरीके से गेस्ट को किया जाता था। बहुत ही वो नहीं कि आज नहीं, आज भी है वो, लेकिन ऑफ कोर्स कई चीज़ें बदल गई हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं उस हिसाब तब से। कमर्शलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं था, एब्सोल्युटली। मतलब एंड टाइगर टॉप्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट
कंपनी एज ए पायनियर राइट। जिन्होंने 1978 में लद्दाख सराय खोला स्टोक विलेज में विद 15 इयर्स। वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे मंगोलिया से, जो अपर रीजन्स है मंगोलिया के, जहाँ पर वो शेपर्ड्स होते हैं एंड मंगोलियन हर्डर्स हैं। वो लोग अपना यर्ड बनाते हैं, युर्थ वो बनाते हैं विद विलो की, वो ले जाते हैं काट के ग्रीन, और उसका पूरा पहले एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं और उसके ऊपर में एनिमल स्किन लगा दी जाती हैं। दिस इज़ हाउ द एंटायर समर दे स्पेंड, इट्स स्टिल वेरी कोल्ड अप देयर, द एंटायर समर दे स्पेंड देयर। तो ये डिज़ाइन टाइगर टॉप्स ने वहाँ से लाए एंड दे बिल्ड दोज लद्दाख सराय फ्रॉम, सो 15 years वर बिल्ड। सो दिस इज़ हाउ दिस स्टार्टेड। एंड द फर्स्ट राफ्टिंग एक्सपीडिशन जो मैं आपसे बात कर रहा था, हाँ जी। 79 में उन्होंने फर्स्ट राफ्टिंग एक्सपीडिशन किया जंस्कार के ऊपर। ओके। उससे पहले जंस्कार की कोई नॉलेज नहीं थी, कैसे रैपिड्स हैं, कौन से सीजन में कितने ग्रेड का रैपिड बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, उसको नेगोशिएट करने की कोई कुछ नहीं था, नो इन्फॉर्मेशन। तो 2 राफ्ट्स लाई गई अमेरिका से, नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में आई, इंडिया फिर जंस्कार में डाली गई। तो जो उसके उसके एक जो पर्टिकुलर गाइड थे, वेरी सीनियर पर्सन, योगी थामी, अभी वो अमेरिका में रहते हैं। तो एंड योगी 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 से हमें खुद स्टोरी सुनाई। हमारी एक टाइगर टॉप्स की रियूनियन हुई थी अभी पीछे स्टोक विलेज में। एक आंगदू चेरिंग थे हमारे सीनियर, तो उन्होंने अपने होटल में ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑलमोस्ट 32 पीपल केम। तो उन्होंने वहाँ स्टोरी दोबारा से, सबने बोला भी योगी वो वाली स्टोरी सुनाइए, पहले राफ्ट कैसे हुई थी वहाँ पर। क्योंकि जब वो राफ्ट डाली गई तो नॉलेज नहीं थी, एक रैपिड था बहुत हाई ग्रेड का, तो जैसे उसमें राफ्ट गई तो वो फ्लिप कर गई, तो दूसरी राफ्ट डाली वो भी फ्लिप कर गई। तो वो लोग जूते में बैठे थे उसके ऊपर, वो स्विम करके साइड में आ साइड में गए। आ गए। अच्छा, वो सारा कपड़ा लत्ता सब तो चला गया उसके अंदर, वो राफ्ट भी चली गई, खाने का सामान भी चला गया। आप तो स्विम करके सब साइड में आ गए, आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई है। तो कईयों की तो चप्पल थी, सैंडल थी, वो भी बह गई उसमें। तो उन्होंने अपने कपड़े उतार के लपेटे, क्योंकि वहाँ पर सीबक थॉर्न लगा हुआ था, तो कांटे थे उसके। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर बैठे। तो राफ्ट जोन सी थी वो चलती चलती चलती, जहाँ पर जंस्कार और इंडस मिलती है, वहाँ वर्लपूल था एक नीमो के पास में। तो एक लोकल पुलिसमैन ने देखा कि एक चीज़ घूम रही है। अच्छा, किसी को नहीं मालूम था राफ्ट होती क्या है, हाँ। उसको वो बयान नहीं कर सकते ये क्या चीज़ है। क्या चीज़ है? तो वो देखा जी कोई चीज़ घूम रही है किश्ती जैसी कोई, अजीब सी शेप है। तो उन्होंने रिपोर्ट किया, तो उसको निकाल लिया गया। तो उस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन के अंदर वहाँ के उस वक्त के जो आर्मी के जो चीफ थे, ब्रिगेडियर हून, उनकी बेटी थी विनीता हून, वो भी उस राफ्ट के ऊपर थी। और तो खबर पहुंची उनके पास में। तो उस दिन तो शाम नहीं होगी, तो अगले दिन उन्होंने फिर रेस्क्यू निकाला, हेलीकॉप्टर गया, तो फिर वो सबको निकाला गया। तो खैर वो ले आए। तो अब हुआ कि साहब सेकंड ड्राफ्ट का क्या हुआ, वो कहाँ गई, तो ढूंढो उसको। फिर रिवर के साथ साथ कहीं गई होगी, तो एक टीम भेजी गई है, वो ढूंढते 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 सस्पोल, नुरला और कहीं आगे जाके कहीं किसी ने बोला कि हाँ साहब कोई चीज़ जा रही थी, तो हमने उसको फिश आउट कर लिया है। तो उन्होंने कहाँ पर है, उसने बोला जी वो कहीं खेतों में कहीं उधर है। वहाँ लेकर गए तो देखा राफ्ट तो नज़र आई नहीं। तो देखा कि वहाँ पर 2 टेंट में लगे हुए हैं ऐसे करके। तो उन्होंने बोला जी कौन सी राफ्ट कहाँ पर है, उसने बोला जी ये रही राफ्ट, और उसको राफ्ट कहते हैं। उन्होंने बोला वो कहाँ गई वो किश्ती, वो कह रही वो ये रही। तो जिस लोकल आदमी ने देखा, उसने देखा कि बड़ा अच्छा सा फैब्रिक है, उसने उसको काटा, काट के उसने अपना टेंट बनाया और खेत में लगा दिया कि ये मेरे लिए बढ़िया है रेस्ट करने के लिए, अपने खेत को देखने के लिए। तो पता नहीं कितने $1,000 की जो राफ्ट थी वो टेंट बन गई। तो दैट टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट स्टोरी, राइट। जिसको BBC ने भी कवर किया और उसमें लिखा स्टोरी को। तो वनीता हुन से भी अपनी ये स्टोरी सुनी, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनाई पूरी कि कैसे कैसे हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड सर इट्स वेरी ट्रू कि एंड एडवेंचर ट्रैवल का भी यही है, हर एक ट्रिप एक अपनी नई स्टोरी हर क्लाइंटेल के लिए है। बिकॉज हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, इट इज़ मैंडेटरी कि आप अपनी गाड़ी के अंदर में ऑक्सीजन रखें। विदाउट दैट ट्रैवल करना इज़ नॉट द राइट थिंग, जब आप खासकर पूरे लद्दाख में टू डिफरेंट रीजन्स जा रहे हैं। और भी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। एंड देर आर नाउ हॉस्पिटल जो कि आपको जल्दी से क्योर कर लेते हैं। इनिशियली तो उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो एक तो सर हमने एक अच्छी जर्नी करी फ्रॉम बाय रोड जी। द सेकेंड वे बाय कमिंग टू लद्दाख इज़ डायरेक्टली बाय एयर। इनिशियली तो फ्लाइट एक ही होती थी, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली IC4313 शायद, जो कि लद्दाख जाती थी सीधी। या शायद यही नंबर था, मुझे अभी हाँ मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, बट मेरा भी यही है। जी इसमें इंडियन एयरलाइंस के मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट्स ही अलाउड थे। जी।
126 सीटर था शायद जहाज़, बोइंग 737, 737 जी राइट। एंड उसमें 70 to 75 लोग ही ट्रैवल कर सकते थे। जी और मेडिकल सप्लाईज का क्योंकि पहुंचना बहुत ज़रूरी था, ईटेबल्स का पहुंचना ज़रूरी था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम रियली टुक द राइट डिसीजन कि नहीं, इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिकल्स का वहाँ पहुंचना है। अब जर्नी आ गई है फ्रॉम 1 फ्लाइट टू ऑलमोस्ट 22 फ्लाइट्स पर डे। जी हाँ बिल्कुल। वो भी दिल्ली नहीं होती थी। हाँ, जो लद्दाख की जो फ्लाइट थी, दिल्ली से भी दिल्ली नहीं थी, श्रीनगर से भी दिल्ली नहीं थी, जम्मू से भी दिल्ली नहीं थी। शायद मेरे ख्याल से दिल्ली से 2 फ्लाइट होती थी, श्रीनगर की भी 2 फ्लाइट होती वाया थी। फ्लाइट्स जाती थी या जी तो हाँ, तो लिमिटेड था। लिमिट, बहुत लिमिटेड हाँ, था। और जैसे आपने बोला अब तो बड़े बड़े जहाज़ आ गए हैं 200 सीटर प्लस। वहाँ तो उस वक्त तो बिल्कुल 146 अप्रॉक्सीमेटली या 142 सीट्स होती थी 126 आई थिंक, या व्हाटएवर सॉरी हाँ व्हाटएवर इट मे बी 126 आई थिंक, हाँ या राइट। तो बोइंग 737 तो या बड़ा इंटरेस्टिंग था उसका, उसकी भी जर्नी कि सिर्फ इकोनॉमी क्लास हाँ ये एक ही क्लास एंड और वो एक्सपीरियंस पायलट्स, बट हाँ, द और क्रू, फ्लाइट बहुत जल्दी कैंसिल होती थी। थोड़ा यस, सा अगर वेदर वेदर, खराब हुआ और पैक हुआ तो फ्लाइट यूज टू गेट कैंसल्ड। क्योंकि उस ज़माने में तो उस टाइम के ऊपर ना तो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम था, ना गाइडिंग सिस्टम लगे थे, एंड इट वाज ऑल विजुअल लैंडिंग। एयरफोर्स फील्ड है हाँ, और एयरफोर्स फील्ड है, उनके भी अपने जहाज़ एंड आने हैं। बॉर्डर्स हैं, तो वी हैव टू बी वेरी सिक्योर्ड एट दैट टाइम। तो और पायलट रिस्क नहीं लेते थे। आज भी होता है कि जब वो आते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा कोई मौसम ख़राब हो तो आज भी फ्लाइट कैंसिल होती हैं। ऐसी बात बहुत रेयर केसेस में अब होती है। रेयर हो गया, पहले हाँ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पहले थी। बहुत फ्रीक्वेंट था। हाँ, तो जहाज़ ज़्यादा अच्छा, उस सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि लोड फैक्टर का एक बड़ा इशू होता था कि लोग कहते थे सब फ्लाइट इज सोल्ड आउट, एयरलाइन कहती है फ्लाइट इज सोल्ड आउट, और जब आप उसमें जाते थे वो देखते सीटें तो खाली हैं, खासकर फ्रॉम ले टू दिल्ली। तो सीटें खाली रखी इसलिए जाती है क्योंकि टेम्परेचर का बड़ा वहाँ इशू था। राइट। सारी टेक फ्लाइट ऑफ करते अर्ली थे मॉर्निंग इसलिए चलाई जाती थी कि ठंडे मौसम में मैक्सिमम पे लोड मिलता है आपको। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड पे आने के बाद में every single degree rise in temperature, will cause offloading or either of luggage or two people, ओके। two passengers. तो आप अब साहब लगा लो आपको बोर्डिंग कार्ड मिला हुआ, जहाज में बैठे हो और वो आके बोले जी सॉरी आपको नीचे उतरना पड़ेगा। यू कैन इमेजिन कि कैसा होगा, होता था ऐसा। यस। और लगेज बोलते थे आज नहीं आएगा, लगेज 2 दिन के बाद आएगा आपका। वो कहते हैं मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट है, मेरे को आगे जाना है, क्या कर सकते हैं, सिचुएशन लाइक दैट। और जब फ्लाइट आती थी हम सब हाथ जोड़ते थे कि उतर जाएगी, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए। वो जाने के टाइम में बोलते कि भाई आ जा फ्लाइट। तो अगर नहीं होती तो फिर आप देखो हिसाब लगाइए, आप अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई फिर उसके बाद आपको ड्राइव करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वही जर्नी आपकी लेह से कारगिल और वहाँ जाना है, या फिर श्रीनगर से आपने लेह के लिए ड्राइव शुरू करना है। रास्ते में होटल लिमिटेड है, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस वो देयर, लेकिन होता था। वो भी एक ज़माना निकला, उसमें भी टूरिज्म डेवलप हुआ। और अल्टीमेटली इंडियन टूर ऑपरेटर्स, क्योंकि तब सिर्फ फॉरेनर्स का काम वो करते थे, क्या चैलेंजेस लेते थे। जी हाँ, और आप टूर ऑपरेटर के बिना चल ही नहीं सकते, लोकल टूर ऑपरेटर के बिना एक अच्छा इवेंट हो ही नहीं सकता वहाँ पर। पहले होता था कि सारे ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स वर बेस्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम वर बेस्ड इन दिल्ली, राइट। हाँ। एंड जो लोग लद्दाख को प्रमोट करते थे और उन्हीं के ही ऑपरेशंस थे जो वहाँ जाके भी ट्रैक ऑपरेट करते थे, अपना इक्विपमेंट लेके जाना, अपना ही स्टाफ लेके जाना, क्योंकि लोकल अभी टैलेंट डेवलप नहीं हुआ था। राइट। फिर वो धीरे धीरे वो भी डेवलप हुआ। फिर उसमें एक अच्छे लोकल गाइड भी आने शुरू हुए, फिर उसमें अच्छी कुछ होटल भी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नज़र आने लगी। फिर वो ट्रैवल एजेंसीज भी वहाँ पर खुली जो उन्हीं का बिजनेस लोकली हैंडल करते थे। तो नेचुरली ये एक नेचुरल कोर्स है, ये हर जगह होता ही है कि धीरे धीरे लोकल टैलेंट डेवलप होगा, जनरेशन चेंज हो जाएगी और जो नई जनरेशन आएगी और वो बिल्कुल वेल ट्रेंड होगी, उनको हर चीज़ के बिजनेस की नॉलेज है, दे आर कैपेबल ऑफ रनिंग द बिजनेस, और उनको पता है कि ये कैसे चलाना है। तो वो चीज़ें जो सी पहले वो जो दिल्ली के टूर ऑपरेटर्स जिन्होंने हिम्मत करके पूरे लद्दाख को डेवलप किया, और ठीक है बिजनेस इज़ टू मेक मनी, पैसा तो कमाना ही था, लेकिन एक शिद्दत थी, मतलब एक पैशन, जज्बा था, एक पैशन था। हाँ। उसके साथ इन लोगों उन टूर ऑपरेटर्स ने काम किया है। और हमने तो देखा ये टाइगर टॉप्स के साथ में मतलब किस तरीके से मार्केटिंग होती थी। मैं मार्केटिंग के लिए भी भेजा जाता था बाहर, आईटीबी में, डब्ल्यूटीएम में, डिफरेंट ऑफिसेज थे टाइगर टॉप या के। ये दो मेन थी, डब्ल्यूटीएम वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट और आईटीबी तो बर्लिन बिजनेस में। कैसे बर्लिन में, हाँ। तो बिजनेस लाना वहाँ से, तो वो देखा है हम लोगों भी कितने मेहनत करके वो बिजनेस लाया जाता था। सो नवंबर में समर की एग्रीमेंट साइन होते थे, जी
और इसी तरह से रिवर्स से बर्लिन रहता था। बर्लिन रहता था तो विंटर के लिए। यस, और फिर टूर ऑपरेटर्स इंडिया से अक्सर ट्रैवल करते थे टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, बीट यूरोप, साउथ अमेरिका, अमेरिका, बहुत बड़ी मार्केट, लंदन बहुत बड़ी मार्केट जी और इंडिया मार्केट। तो इंडिया तो ऐसा है, आइदर यू विल ओनली लव इट और यू विल लीव इट, देयर इज नो इन बिटवीन। बिल्कुल, मेजॉरिटी लव ही करते हैं। मेजॉरिटी लव ही करती हैं, और अब तो खासकर और भी ज़्यादा जी हाँ, हो गया है, बिल्कुल। सो मैनी न्यूअर फैक्टर्स गेटिंग एडेड अप। व्यूअर्स को मैं एक चीज़ यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग इन फ्रॉम बाय फ्लाइट, तो फर्स्ट डे इट इज़ मैंडेटरी टू ओनली रिलैक्स इन दी होटल, लाई डाउन। हाई एल्टीट्यूड का जो वहाँ पर आपको इशू आ सकता है, तो उसके लिए हम सोच लेते हैं यंगर जनरेशन भी, या जो भी जनरेशन है जिस एज में भी है, कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बट शाम तक लाइफ डिफरेंट हो जाती है। तो अगेन इट इज़ वेरी एडवाइजेबल। और एक और चीज़ बहुत एडवाइजेबल है कि वहाँ जाके आप विस्की मत पीजिए। फिर हॉलिडे का मज़ा क्या आएगा? हॉलीडे का मज़ा तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जगह ऐसी है, और इट इज़ एडवाइजेबल आप वो जी इनिशियली एटलीस्ट 1 और 2 नहीं, I डेज totally जब agree तक with आप यूज टू नहीं हो जाते उस एटमॉस्फेयर के, तो बिकॉज वी हैव सीन केसेस हैपनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। राइट। तो इट्स एन एडवाइजेबल थॉट, रेस्ट इज टू एवरीबडी इंडिविजुअली कि उसको क्या करना है। नहीं, अब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, लद्दाख जो है वो हिल स्टेशन नहीं है। हाँ जी, खासकर देखिए, जो इनबाउंड फॉरेनर्स जो आते हैं, उनके जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, वो उन्होंने ये सारी जगह की पहले से रेकी की होती है, वो पहले वो खुद ट्रैवल करते हैं, तो उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है कि अपने गेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है हाँ, आने से पहले। डूज एंड डोंट्स बने डूज एंड होते हैं। डोंट्स क्या होते हैं, वो उसी तरीके से वो चलते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल, उनका एसओपीज बने होते हैं, वो अपना उस हिसाब से वो ऑपरेट करते हैं। अपना डोमेस्टिक के अंदर क्योंकि हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, और उस वॉल्यूम के अंदर, उस रश के अंदर, वो मैं बल्कि बोलूँगा, आई विल नॉट हेजिटेट टू से कि उस मैडनेस के अंदर एकदम पहुंच जाते हैं ना। जैसे अभी कह रहे थे मनाली में क्रिसमस के ऊपर में, हाँ, वो इतनी गाड़ियाँ होगी, ट्रैफिक चला ही नहीं 5 घंटे तक, तो लोग गाड़ियों में बैठे रह गाड़ियों गए। में तो इवन इट्स वी अ सी मैडनेस। इट, इवन वी सी इट व्हेन यू आर गोइंग टू मसूरी और मसूरी, हाँ, अदर हिल जी हाँ, स्टेशन। तो ऐसे होता है। तो ठीक है, हमारा एक शेयर वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम पहुंचेगा तो हमारी वॉल्यूम ताकत भी वही है। हमारी ताकत भी वैसी है, तो हम लोग वैसे ही ट्रैवल करते हैं। पहुंचेंगे तो हज़ारों में पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। जी हाँ। तो बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि लद्दाख इज़ नॉट हिल स्टेशन, इट्स एन एडवेंचर डेस्टिनेशन। पहली बात, पहले तो वो माइंड में पड़ेगा। जब उसको मूवमेंट, अब जैसे हम उसको कहते हैं कि इट इज़ एन एडवेंचर डेस्टिनेशन, उसके फिर कुछ तौर तरीके हैं। आने से पहले कुछ चीज़ों की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, और ट्रैवलर्स के लिए खासकर मैं बोलूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप आने से पहले कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। कुछ चीज़ें हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। आने से पहले आप 2 दिन 3 दिन पहले आप अपने आप को हाइड्रेट ज़्यादा अच्छा रखिए, लेट नाइट पार्टीज़ ना करिए, ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन ना करिए, स्मोकिंग रिड्यूस कर सकते हैं तो वो करिए, ताकि आपकी बॉडी उस लेवल पे एडजस्ट, उस ऑल्टीट्यूड पे जाने के लिए ऑलरेडी एडजस्ट होनी शुरू हो जाए। खूब पानी पीजिए, हाइड्रेट करिए अपने आप को। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स भी हम कहते हैं कि भाई अर्ली मॉर्निंग जो थोड़े उस एज फैक्टर के अंदर है, जिनको लगता है कि ऐसा है, तो आप अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ना लीजिए। उसका रीज़न क्या, एक्सपोज करिए आपने सुबह 6 बजे की फ्लाइट ली, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना। लद्दाख के लिए तो पहले और भी बोलते हैं कि 3 घंटे पहले आइए, 3 घंटे तो पहले पहुंचना है। इसका मतलब 1 घंटा पहले घर से निकलेंगे, और 1 घंटा पहले उठेंगे, तो सारी रात ऑलमोस्ट आपकी सारी काली रात हो जाएगी, आप सारी जागे रात हुए खराब हो हैं, जाएगी सारी आपकी। रात जागे। तो आने से पहले एक अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड स्लीप फॉर एटलीस्ट फॉर 2 डेज और 3 डेज। थोड़ा सा अपना रूटीन बदलिए लद्दाख में आने से पहले। आप बोलेंगे यार ये तो वो वैसा लगता है कि एक आर्मी वाला है, कोई उसमें जा रहे हैं किसी कोर्स के लिए, बट नो, इट्स अ रियलिटी। तो थोड़ा ले, ताकि रात काली ना हो, आप अच्छी तरह से सो पाएँ। और जब आप यहाँ पर पहुँचें ले में, तो बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट टू द ऑल्टीट्यूड, हमारा मैकेनिज्म बना हुआ है अंदर, लेकिन उसको टाइम चाहिए। ये वो नहीं है कि अब आते ही आपको स्विच ऑन हो जाएगा कि भाई, क्योंकि आपने फ्लाई किया 800 फीट से दिल्ली एयरपोर्ट से, और सीधा आप पहुंच गए 10,800 फीट के ऊपर। ले जोन से एवरेज अबाउट 11,000 है, स्ट्रोक भी 11,200 है, से लेके 400 तक है। तो बॉडी वो
टाइम मांगती है और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। आते ही अपने होटल में चेक इन करिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, चाहे लाइट टी पीजिए, चाहे गर्म पानी पीजिए। और अल्कोहल यू मस्ट अवॉइड बिकॉज अल्कोहल डिहाइड्रेट्स यू एंड बेसिकली यू नीड वाटर इन योर सिस्टम। तो वेट फॉर दैट, वो भी आ जाएगा टाइम, हॉलीडे के दौरान ही आ जाएगा, लेकिन जस्ट वेट फॉर दैट। गिव योर सेल्फ 48 आवर्स अवे फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट 24 आवर्स लाई डाउन। अगर आपको कहा जाता है कि अपने रहिए, आर्मी का तो प्रोटोकॉल है, आप 3 दिन तक अपनी बैरक से आपको अलाउड नहीं है बाहर निकलना। यस, जी हाँ, दैट्स द वे इट इज़। तो और एंड इट्स बाय एक्सपीरियंस व्हाट दे हैव डन इट। बिल्कुल, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा क्लियरली अपनी वेबसाइट्स में हर जगह ये रिकमेंड किया हुआ, जो आप परमिट भी लेते हैं या इकोलॉजिकल, या अब तो परमिट ही बोलेंगे अब तो उसको। पहले इनर परमिट्स होते थे। तो हाँ, पहले होते थे, आजकल तो चलो फिर भी आपने जो लोकल इकोलॉजिकल फीस देनी है, तो उसमें क्लियरली गवर्नमेंट ने लिखा है, ले एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली लिखा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट 24 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाई लो। तो आप ये करें, और उसके लिए एक मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। देयर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड डायामॉक्स। तो डायामॉक्स लेने का तरीका भी है। लोग कहते हैं नहीं, जब कुछ हो जाएगा ऑल्टीट्यूड तो वो डायामॉक्स ले लेंगे। डायामॉक्स इज ए प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन। ये पहले लेनी होती है, होने पर उसका असर बहुत कम हो जाता है। तो जब आप लो ऑल्टीट्यूड में है, दिल्ली में या कहीं भी जहाँ से डेस्टिनेशन से आ रहे हैं लो ऑल्टीट्यूड में, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दैट मेडिसिन बिफोर। कंसल्ट योर डॉक्टर। आई एम नॉट ए डॉक्टर सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ टू टेक इट। अगर आपको, बट इस सल्फा बेस्ड ड्रग, तो अगर आप सल्फा से अगर एलर्जिक नहीं है तो देन डेफिनेटली यू शुड टेक दैट, अगर आपको लगता है कि लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। मैं सर एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि, एंड बिफोर आई टेल द इंटरेस्टिंग किस्सा, लद्दाख जाना है तो आपको डेली मॉर्निंग वॉक्स बहुत पहले शुरू कर देनी है यूज टू होने के लिए। और मेरी प्रिकॉशंस क्या रहती थी कि मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। सिरीफोर्ट में जाते थे हम, खूब खेलते थे। और जब वहाँ पर, क्योंकि एक लिमिट होती थी, जो कि आप जनरली 40 मिनट्स का एक कोर्ट होता है, तो 2 कोर्ट खेलते थे, और मैं थोड़ा ज़्यादा खेलता था। तो मेरे दोस्त यार समझ जाते थे बिना बताए हुए कि आज ये 3 कोर्ट्स खेल रहा है, तो इसका मतलब ये लद्दाख जाने वाला है। और यह मैं साइकिलिंग करनी शुरू कर देता था। उससे आप जब जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जी, तो एनीथिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड, anything to keep you fit is what then you will enjoy Ladakh more. So this is what I would like to tell my audience, कि take precautions and you will thoroughly enjoy the place. I will add what you just said. बिल्कुल, एक थोड़ा अगर फिजिकली अगर आप फिट हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। होता क्या है कि बहुत सारे आजकल जो यंगस्टर्स हैं, और अब तो यंगस्टर्स तो आजकल तो 50 साल वाला भी यंगस्टर ही है, बिकॉज लोग जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जो फिट ज़्यादा होता है वो रिस्क फैक्टर उसका भी सबसे ज़्यादा होता है। हाँ जी, क्योंकि वो उतरता है जब वो ले में, तो वो सोचता है कि मैं इतना भागता हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं टेनिस खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं का होता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है हमेशा कि द हीमन मत फिटेस्ट फॉल्स फर्स्ट इफ दे डू नॉट फॉलो द रूल्स। फर्स्ट डे हीमन मत बनो। हाँ, ह्यूमन बनने की ज़रूरत नहीं है। आते ही मतलब बहुत सारी कंपनीज़ क्या है कि कंपटीशन का ज़माना है, रेट्स प्राइसेस के लिए लड़ते हैं, तो पहले दिन वो चाहते हैं कि भी कम समय में ज़्यादा लद्दाख दिखाया जाए, विच इज़ फाइन टू डू दैट। उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो मैं तो जितने भी मेरे जानकार जिनसे मेरी बात होती है लेह में, जो अपने टूर ऑपरेटर्स हैं या ट्रैकिंग ऑपरेटर्स हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अच्छा बिजनेस करें, क्वालिटी का बिजनेस करें, रेट वगैरह में ना जाएं। लद्दाख बहुत स्पेशलाइज्ड डेस्टिनेशन है, और इस डेस्टिनेशन को प्रमोट करें उस लेवल पे। भूटान हमारे सामने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हाँ जी, और नेपाल भी एक एग्जाम्पल है। तो नेपाल में देखिए मास टूरिज्म है, बहुत कुछ वहाँ की इकोलॉजी वगैरह में कितना फ़र्क पड़ा है। बट और भूटान इज डिफरेंट। भूटान इज़ डिफरेंट, तो हमें भूटान मॉडल फॉलो करना चाहिए। मतलब मैं उसके लिए एडवोकेट जरूर करता हूँ कि लेट्स फॉलो द भूटान मॉडल, लेट्स डू क्वालिटी बिजनेस, लेट्स ब्रिंग क्वालिटी क्लाइंट्स, प्राइस वॉर पे ना जाएं। मैं आपको सर एक अपना इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि जब मैं पहली बार लद्दाख में लैंड किया, मुझे बाई रोड कभी जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ग्रुप्स थे या हम हॉलीवुड का काम कर रहे थे या और डिफरेंट टाइप के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने एयरपोर्ट से उतरते ही सामने जो व्यू देखा, मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली, वल्ला क्या नज़ारा है।
एंड आई वॉज जस्ट स्टूड देयर कि भाई फ्रीज हो गया मैं, यार इस जगह से मैं इस तस्वीर से भी ना हिलूं तो मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और ये रियल नेचर की ब्यूटी है। सो हर वे से जाने का एक अपना मज़ा है। अब हम सर आगे चलते हैं ऑन द रूट फ्रॉम मनाली टू लद्दाख। देवेंद्र जी, वी हैव कवर्ड द श्रीनगर टू Leh route, which was the only one when Ladakh opened up. The air route we have talked about. Then came up the Manali to Ladakh route. Yeah. By road again, Manali to, you can go to Kelong via Rohtang Pass now, Atal Tunnel. कहलाती है. Jaspa, which is 100 kilometers from Manali, you can stay for a night. Lower altitude है. Depending what time you have left, was there any traffic when you left or were you stuck up or not, depending, you can stay over there. और more आप जा सकते हैं आगे तो सरचू, which is another 80 kilometers at a higher altitude, and which is mandatory कि वन नाइट वहाँ आप रुकें क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी। तो ये एक अगेन अच्छी जगह है टू कैरी इट फॉरवर्ड कि आप लद्दाख पहुंच जाते हैं फॉर आफ्टर कवरिंग नेक्स्ट डे अनदर 200 kilometers. So first day, as we discussed, that it is more of a relaxation and this is what we advise to everybody. Next day लद्दाख में local sightseeing के लिए to get more used to the local atmosphere, what would be your suggestions to visit general itinerary में, or anything different also you feel कि अभी एक नई चीज़ खुल गई है which you would like to highlight to the tourists who are going to go there in future? ट्रेडिशनली तो इससे पहले मैं बताऊं, अगर आप श्रीनगर से अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो फिर आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक्लिमेटाइज हो ही जाते हो हैं। चुके हैं। तो आप तो जिस दिन पहले दिन चेक इन करेंगे लेह में, तो अगले दिन से आप सारी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, अपनी या एक्सकर्शंस भी कर सकते हैं, कहीं भी जाना है, दैट इज ऑलरेडी डन। ये बेसिकली उनके लिए जो फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं या हाँ, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट 24 आवर्स दे मस्ट लाई लो, ताकि वो प्रॉपरली एक्लिमेटाइज हो जाए और अगले दिन फिर एक्टिविटी शुरू करें। तो साइट सीइंग की जो आइटनरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनती है कि क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, लद्दाख को अगर हम डिवाइड कर दें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो अगर आप लेह में खड़े हैं तो नॉर्थ का जो इलाका है आपका वो सारा नुब्रा वैली, पेंगोंग का अगर एक सेगमेंट मान लें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड आपका जो ईस्टर्न साइड है वहाँ मनाली की रोड वहाँ से आ रही है, यू नो, उस तरफ से इंडस रिवर इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट, यू नो, डमचौक से जो आती है अपना। और आप वेस्ट को माने तो वेस्ट आपका श्रीनगर रूट हो गया है। तो मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि भाई ईस्ट साइड से आएंगे तो मनाली से बाई रोड आ रहे हैं, वेस्ट साइड से आएंगे तो आप श्रीनगर से बाई रोड आ रहे हैं, और अदरवाइज बाई एयर आ रहे हैं। तो आइटनरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जब आप बाई रोड श्रीनगर से आ रहे हैं तो ऑलरेडी आप लामा मुलबेक, लामा जुरू, आलची, लकीर, ये सारी जगह वो देखते, यू नो, आप आ सकते हैं उसमें। और अगर आप मनाली की साइड से अगर आ रहे हैं और अगर आप टाइम है अगर आपके पास, तो आप हेमिस ठीक से और शे क्रॉस करते हुए आते हैं, तो आप चाहें तो उसको भी देखते हुए आ सकते हैं। तो ये आपका ईस्टर्न साइड का कवर हो जाता है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आपको ईस्ट भी करना है, वेस्ट भी करना है और नॉर्थ भी करना है। साउथ साइड जो सी है, दीज आर ऑल माउंटेन रेंजेस, वो बेसिकली ट्रैकिंग एरिया है सारा। और तो ऑन द अगर मैं शुरू करूं तो भाई ईस्टर्न साइड में आपके मॉनेस्ट्रीज़ हैं। हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अब जब बाई एयर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाएं साइट सीइंग करने के लिए। तो पहले दिन अगर जब पहला दिन तो आपका एक्लिमेटाइजेशन में निकला, दूसरे दिन आप जाएंगे वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न साइड में उल्टा शुरू होगा, पहले आपका पत्थर साहब गुरुद्वारा आएगा, फिर मैग्नेटिक हिल आएगी, फिर संगम आएगा, फिर आलची आएगा, आपका लकीर आएगा, और अगर ऑल द वे जाना है लामा जुरू तक तो लामा जुरू तक भी जा सकते हैं। 110 किलोमीटर वन वे है। लोकल वॉर मेमोरियल भी देखा जा सकता और है। अच्छा, अब नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। ये तो सारी पुरानी जो आजकल नई साइट सीइंग में तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब आप जब श्रीनगर से ड्राइव करके आते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल स्टॉप जो आपका पहला आता है द्रास के पास में, दैट इज़ अ कारगिल वॉर मेमोरियल। और आप वहाँ जब जाते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में तो आपको पता लगता है कि वो लड़ाई कैसे लड़ी गई और कैसे हमारे जवानों की 800 से ज़्यादा जवानों की, ऑफिसर्स की शहीदियाँ हुई हैं वहाँ पर। कितने परमवीर चक्र जीते हैं यंग ऑफिसर्स, कैप्टन, मेजर लेवल के, लेफ्टिनेंट लेवल के।
और वो सारा तोलोलिंग रेंज के बिल्कुल नीचे ही है। तो बड़ी प्राइड एक आती है आदमी को, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन टू स्टॉप। और वहाँ पर ऑडिटोरियम है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, अमिताभ बच्चन जी की वॉइस ओवर है उसके ऊपर में। वहाँ जवान हैं जो बिल्कुल ड्यूटी के ऊपर हैं, कोई चीज़ पूछनी हो तो वो आपको बताते हैं उसके बारे में। और तो वो बड़ा एक बहुत अच्छा आजकल एक ऐड हो गया है वो। और अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो देन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि पहले आपको कारगिल पहुंचना है, कारगिल से फिर वॉर मेमोरियल देखना है, वापस रूट हाँ लेना। वापस भी आना है, तो तो उसके लिए चार आइटनरी, 4-5 घंटे की वन वे ड्राइव है। हाँ तो ज़्यादा ही है बल्कि, तो हाँ वो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो हाँ। ज़्यादा, फिर वापस भी आना है तो वापस फिर कुछ फिर उसको देखना भी देखना भी है देखना रास्ते भी में, है, हाँ तो हाँ। थोड़ा वो लंबा ड्राइव पड़ता है। तो उसको ओवरनाइट ही करना चाहिए। अगर आपको वॉर मेमोरियल देखना है तो आप जाएं, देखें वॉर मेमोरियल, वापसी में आके कारगिल में एक रात रुकें, फिर ईजिली वापस में आते हुए फिर बाकी मॉनेस्ट्रीज वगैरह देखते हुए आएँ। तो आपका सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका वेस्टर्न साइड से। तो वेस्टर्न साइड में आपने कारगिल वॉर मेमोरियल देखा, उसके बाद में आपने पत्थर साहब गुरुद्वारा देखा। पत्थर साहब गुरुद्वारा इज़ कम्प्लीटली मैनेज बाय इंडियन आर्मी, राइट। उनकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, वो करते हैं, चाहे वो सिख हों, पंजाबी हों, या नॉन नॉन सिख नॉन पंजाबी हों, वो कोई उसी डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं, उसी सेवा नो के साथ कास्ट सेवा, क्रीड नो स्टोरी कास्ट नथिंग, कलर क्रीड, नो डिस्क्रिमिनेशन, सर्विंग द आर्मी, दैट्स सर्विंग। इट। और वो गुरु की सेवा करते हैं बिल्कुल अपनी शिद्दत के साथ। और अब तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स कर दिया उन्होंने, लंगर भी प्रॉपर होता है वहाँ पर, आर्मी वाले जवान ही कुक करते हैं उसको। वहाँ 24 घंटे चाय पानी का लंगर चलता है वहाँ। अब तो अच्छी सिटिंग एरियाज बना दी हैं, प्रॉपर पार्किंग लॉट बन चुका है वहाँ पर। तो और ये एक हर आर्मी ऑफिसर के लिए एक होता है, जवान के लिए, कोई एक्शन में जाने से पहले वो जरूर वहाँ पर आते हैं एक बार मत्था टेकने के लिए, सक्सेस के लिए। और भगवान की कृपा से सक्सेसफुल होते भी हैं। तो वहाँ की एक अपनी अलग ही एक एनर्जी है वहाँ या उस जगह की। तो पहले आप करेंगे अपना वेस्टर्न साइड से साइट सीइंग, ऑल द वे टू लामायूर और ऑल द वे टू आलची, एंड देन यू कम बैक। और दूसरे दिन फिर आप शहर घूमिए। आपका बाज़ार है, अब बाज़ार बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, अब तो वहाँ ड्राइव भी अलाउड नहीं है, सारा वॉकिंग है, बेंचेस लगे हैं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बाज़ार। और शाम को जो लोकल लद्दाखी लेडीज़ हैं वो अपने होम ग्रोन फार्म प्रोडक्ट्स जो लोकल लद्दाखी हैं वो आके वो बेचती हैं, सब्जियाँ। राइट। और वो खुरमानी आती है तो खुमानी आ जाती है उस टाइम के ऊपर, और एप्रिकॉट आप खरीदिए। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ आपके 2-3 घंटे कैसे 4 घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा आपको। ग्रेट रेस्टोरेंट्स आर देयर, ग्रेट कैफेटेरियाज आर देयर, जर्मन बेकरीज आर देयर। कुछ बाहर का खाना खाना वहाँ खाइए आप, बहुत कुछ है करने के लिए बाज़ार स्टूपा में। पे भी जा सकते हैं। हाँ, फिर शांति स्तूपा है, शाम का शांति स्तूप, सनसेट वहाँ से देखिए आप शांति हाँ। स्तूपा से। तो और अगले दिन आप जाएंगे थोड़ा अपर साइड में, दैट इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड। तो आप शुरू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हिमिस से शुरू करना है, या तो 3 मॉनेस्ट्रीज मेन है। हिमिस जो कि सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है वहाँ की, बहुत खूबसूरत है। ठिकसे जो कि बिल्कुल पोटाला पैलेस की तरह लगती है, और उसका मिनी 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 वर्जन ही कह सकते हैं आप उसको। और वहाँ जो मैत्री बुद्धा का वो जो एक मूर्ति है वो तो आउटस्टैंडिंग है, उसकी पेंटिंग्स तो मतलब डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते आप उसको, इतनी खूबसूरत हैं वो। तो वो आप देखें ठीक से। और उसके बाद शे पैलेस है, या हाँ तो जो रॉयल फैमिली ने, अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास है, और उसकी भी अपनी अलग ब्यूटी है। तो ये 3 जगह है देखने वाली। तो दूसरा तो उसमें निकल जाएगा, फिर आप निकल जाते हैं नुब्रा के लिए। राइट। तो खरदुंगला पार करना है Pardon. आपको। So height in 1 hour, 1.5 hour, हाफ आवर, आप about 17,900, 17,000 पे ऑलमोस्ट आप आ 18,000 जाते, फीट यू आर 18,000, देयर। and you start at the base, At the base. which is just hardly बिल्कुल 11,000। बिल्कुल, इसलिए एक्लेमेटाइज होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जल्दी करते हैं पहुंचने के लिए। और हालांकि मैं थोड़ा नेगेटिव लगता है बोलने में, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं और जो ट्रैवल करना चाहते हैं लद्दाख में, ये उनके लिए भी एक हिदायत मानिए, सजेशन मानिए कि बहुत जल्दी हाई ऑल्टीट्यूड गेन करने से 2 चीज़ें जो इंसान के साथ हो सकती हैं। तो आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड 2 तरह की होती है, प्लमनरी एंड सेरिब्रल। और सांस उखड़ेगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग भी हो सकती है। प्लमनरी के अंदर ये होता है कि आपको इमीडिएटली नीचे आना है, डोंट टेक द रिस्क। आपको लग रहा है कि ये कुछ हो रहा है तो डोंट स्टे एट द हाई ऑल्टीट्यूड वेरी लॉन्ग, यू कैन ट्रेवल अप टू खरदुंगला, टेक योर पिक्चर एंड जस्ट गो डाउन इमीडिएटली, कम बैक, और कम बैक, अगर ज़्यादा और गो प्रॉब्लम टू है, नुब्रा वैली और कम बैक और टू कम बैक लद्दाख। टू लेट डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ वाह, कंडीशन। या सेरिब्रल जो है एडीमा, वो थोड़ा डेंजरस है, उसमें ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस रहते हैं, एंड देन फेटल भी होता है वो। तो उसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप सोचेंगे डायामॉक्स 2 खा लेंगे ठीक हो जाएगा, डायामॉक्स का असर बहुत कम होता है, यू नीड मेडिकल हेल्प। और आजकल ले का जो हॉस्पिटल है इट्स वेल इक्विप्ड,
और वहाँ के डॉक्टर्स बहुत तजुर्बेकार हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। या वहाँ पर एक टूरिज्म वार्ड अलग से बना हुआ है ओके। और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है आपको। और डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको आगे जाना है या आपको डिस्चार्ज करके बोलते हैं कि आप पहली फ्लाइट पकड़िए और नीचे चले जाइए। जैसे लो ऑल्टीट्यूड में आएंगे अपने आप ठीक हो जाता है। या हाँ, लोग तो कहते हैं कि जैसे जहाज़ के दरवाजे बंद हुए, अंदर प्रेशर बना कैबिन में, दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। टेक्निकली वही है कि यू हैव टू कम डाउन टू द लो ऑल्टीट्यूड। मेंटली आप हो जाते हैं कि ओके मैं वापस अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि लोग जब ट्रैवल करें उसको इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि Mandatory। लोकली अवेलेबल है हाँ वहाँ से आप एंड हायर करें और अपने साथ रखें प्रॉपर मास्क के साथ में। वो मास्क के आपको साथ। बता भी देते हैं। वो जो पफ वाले हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। लोगों को यूज़ करना भी नहीं आता है वो। हमारे किसी एक क्लाइंट ने बताया कि भाई मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ऐसे करके अपने ऊपर स्प्रे कर लिया, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज डिडंट नो हाउ टू यूज़ इट। या तो प्रॉपर लेके जाएं, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं देन यू नीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। राइट। वो पफ वाला जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अगेन यू नीड मोर ऑक्सीजन एंड देन इट्स इवन वर्स कंडीशन कैन हैपन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर हायर करें, साथ लेके रखें गाड़ी में और ट्रिप के बाद में वापस कर दें। आपका ड्राइवर ले आता है, वो भी रखते हैं अपने पास। सर खारदुंगला पहुंचने का जो मज़ा है उस हाइट को इतनी जल्दी कवर करने का, और आपको नीचे से ले से भी उसकी ब्यूटी नज़र आती है, गाड़ियाँ चल पूरा रही हैं। वाइंडी रोड है आपकी। और लद्दाख की एक और ब्यूटी है, हेयर पिन बेंड्स हैं। एयरपिन बेंड्स हैं। लेकिन जैसे लोगों को लगता है कि कई जगहों डिफरेंट हिल स्टेशंस की अपनी रोड्स की टेरेन्स है, कोई तो बहुत जल्दी घूम जाती हैं, बट लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोड्स लंबी हैं। तो आपको वो फील नहीं आएगा कि मैं अचानक मुझे वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। आप सीधा देख रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव है, फिर वो गाड़ी अपनी तरफ ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो वो सिकनेस का चांस नहीं है। एंड वंस यू रीच देयर तो आपको स्नो तो मिलनी मिलनी है। आपको आर्मी मैन है वहाँ पे, आप अपना वहाँ पर आधा घंटा अपर लिमिट रहिए, यू आर एट द हाइट। खूब आपको बाइकर्स मिलेंगे ऑफ ऑल नेशनलिटीज़, एंड किस तरह से वो एडवेंचर से आते हैं बाइक के ऊपर में, और इसको एक अलग ही नज़ारा है वहाँ का। सो जब नुब्रा वैली जाते हैं वहाँ से, विच इज़ अगेन ए डिस्टेंस जी और नीचे की इनिशियली ड्राइव नीचे की तरफ जाती है। सो व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू से मोर ऑन दैट ड्राइव फ्रॉम खारदुंगला टू नुब्रा वैली? अभी रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है और ख़ासकर पिछले 6-7 सालों के अंदर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है सड़कों के ऊपर में। कुछ गवर्नमेंट का नैरेटिव भी चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये सब डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिजेस, टनल्स, ये सब चीज़ें जो काम हो रहा है, तो रोड्स तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इसी वजह से थोड़ी स्पीड भी बढ़ गई है, लेकिन केयरफुल। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत तरह के टूरिस्ट आते हैं, कुछ अपनी सेल्फ ड्राइव गाड़ियों में आते हैं। हाँ जी। और 2-4 चीज़ें वहाँ ध्यान रखने वाली हैं कि अगर आपको पहाड़ों में चलाने का तजुर्बा है और आपको पता है कैसे चलाते हैं तो आइए, बहुत स्वागत है आपका। और आप लेकिन गाड़ी आपके अपने खुद नाम की होनी चाहिए। ओके। जो गाड़ी का ओनर है वो या तो गाड़ी में बैठा होना चाहिए या खुद चला रहा होना चाहिए। ओके। और उसके कई कारण हैं। देखिए वहाँ पर टैक्सी एसोसिएशन है, टेम्पो ट्रैवलर की एसोसिएशन है। अब काम तो 6-7 महीने, 6.5 से लेकर 7 महीने का ही काम है और गाड़ियाँ का EMI तो 12 महीने का ही देना है। हाँ जी। तो लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कई बार कि इसको लद्दाख में ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, लेकिन अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें कि 6 महीने की कमाई पे 12 महीने का खर्चा निकालना है तो जस्टिफाइड। जस्टिफाइड है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और आप लोकल ड्राइवर्स को हायर करें, वो बहुत तजुर्बेकार है, उनको मालूम है कि कैसी कंडीशंस में कैसे गाड़ी चलानी है। आप अपनी गाड़ी लाना चाहते हैं उसका भी स्वागत है, लेकिन आपकी गाड़ी आपके नाम से होना चाहिए, लेकिन आपको चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पहाड़ों में। तो जस्ट गो स्लो, टेक इट ईजी। वहाँ पर माचो बनने की ज़रूरत नहीं है, रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो जाए। देवेंद्र जी, एक और बात है कि वाई ए लोकल टूर ऑपरेटर हो या लोकल ड्राइवर हो, क्योंकि ये एक डिफरेंट टेरेन्स हैं, लोकल लैंग्वेज है, उनको मालूम है कि कहीं पर दिक्कत आ गई
तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, और एग्जैक्टली। खासकर एक और चीज़ है, हमारे शायद मोबाइल्स वहाँ चलें या ना चलें, उनका मोबाइल ज़रूर चलेगा। और उनको पता है कि उन्होंने हाथ दे दिया तो जो साथ वाला ड्राइवर है, क्योंकि वो भी लोकलाइट है, बिल्कुल। वो कैसे आपको फटाफट जो बेस्ट उस वक्त कर सकते हैं, जी जी। वो कर सकते हैं। किस सड़क तक रहना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना, बिल्कुल, दे नो एवरीथिंग, दे वेरी हेल्पफुल। दे वेरी हेल्प। अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी लद्दाखी टैक्सी में ही बैठे हैं तो वो ड्राइवर हाथ देगा तो दूसरा खड़ा होगा, ऐसा नहीं है। और अगर आप अपनी अपनी प्राइवेट कार में भी, अपनी ओन प्राइवेट कार में भी जा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो जाए, आप चाहे हाथ ना भी दो, अगर आपको बोनट खुला हुआ है तो 4 गाड़ियां वैसे खड़ी होकर पूछ लेती हैं हाँ, कि आपको कोई मदद चाहिए क्या नहीं चाहिए। पीपल आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर। मेरा वो पॉइंट सिर्फ एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली इफ आई एम नॉट फ्रॉम दैट एरिया, तो लोकल आदमी को लोकल लैंग्वेज आती है, लोकल नॉलेज उसको है। लोकल नॉलेज जी है, हाँ, बिल्कुल। सो वो उस वक्त बड़ी मददगार होती है। सबसे पहले तो लोकल लैंग्वेज ही सबसे बड़ी मददगार है।